Hello all my dear students, a very good morning and welcome back to my class again. आज हम सब लोग पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास के फिजिकल केमिस्ट्री के जितना भी सिलेबस है उसमें से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ये सॉल्यूशन के बाद थर्ड नंबर पे देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज सेकंड नंबर पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आता है। तो पहले सॉल्यूशंस, देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देन केमिकल काइनेटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसकी भी प्रायोरिटी बहुत ही ज़्यादा होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको ये सारी चीज़ें समझाऊंगा कि ये आखिर चैप्टर कहता क्या है, हमसे इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं और क्या क्या चीज़ें हमें डिस्कस करनी है, इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस क्या है और क्या क्या हम इसके अंदर पढ़ेंगे, सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा चैप्टर। देखिए केमिकल काइनेटिक्स अगर हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हम इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आखिर ये चैप्टर क्या होता है, किस चीज़ के साथ में ये डील करता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जंप करेंगे, हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन, जो हमें इसी चैप्टर के अंदर पढ़ना है कि रेट किसी रिएक्शन का क्या होता है, ठीक। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि रेट्स कितने टाइप का होता है, यानी कि टाइप्स ऑफ रेट, टाइप्स ऑफ रेट। और टाइप्स ऑफ रेट के अंदर हमको मेनली दो टॉपिक्स ही पढ़ने हैं। एक कौन सा होगा मेरा एवरेज रेट और दूसरा होता है मेरा इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक। ये दो रेट्स हमें पढ़ने हैं। टाइप्स ऑफ रेट के बाद हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ते हुए पढ़ेंगे रेट लॉ के बारे में कि रेट लॉ हमसे क्या दिखता है, और फिर इसके बाद हम लोग केमिकल रिएक्शंस को उनके रेट्स के बेसिस पर कई पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मतलब हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ रेट, कि रेट के बेसिस पर रिएक्शंस कितने टाइप्स की होती हैं। बात आ गई समझ में। इसके अंदर हमें पढ़ना होगा जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सॉरी। मेनली देखिए हमें हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग तो केवल जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में ही पढ़ना है। और फाइनली हम लोग आ जाएंगे यहाँ से आर्हेनियस इक्वेशन पर, जो कि मेन टॉपिक एक होता है बहुत ही अच्छा, और इसी के बीच में कुछ और सब टॉपिक्स भी हम लोग कवर करेंगे। ये मैंने आपको मेन टॉपिक्स बताए हैं, जैसे क्या क्या चीज़ें रेट के ऊपर इफेक्ट डालती है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, डिफरेंशिएटेड रेट लॉ वगैरह क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आप लोग एकदम कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए। शुरुआत करते हैं हम लोग इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन से कि आखिर केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर क्या कहता है हमसे और ये किस बारे में होता है, ठीक है। देखिए केमिकल काइनेटिक्स को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो डील करती है केमिकल रिएक्शंस के साथ में, सिर्फ और सिर्फ किसके साथ, केमिकल रिएक्शंस के साथ में। मींस ये डील क्या क्या करती है, रेट क्या है रिएक्शन का, रिएक्शन किस टाइप की है, समझ में आ रही बात। इसके अलावा रिएक्शन के रेट पर अफेक्टिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, समझ में आ गई बात। अब देखिए यहाँ पर एक बेसिक डिफरेंस भी होता है। अगर हम बात करें डायनामिक्स की तो हमें देखिए केमिकल काइनेटिक्स जो है, केमिकल काइनेटिक्स ये रिएक्शन डायनामिक्स के साथ डील कर रही है। आपने खुद अभी अभी देखा, क्योंकि हम यहाँ पर रेट वगैरह को इंक्लूड कर रहे हैं तो हम बोलेंगे केमिकल काइनेटिक्स रिएक्शन डायनामिक्स के साथ में डील करती है, रिएक्शन डायनामिक्स, ठीक। और एक सब टॉपिक हमारा और निकल के आता है जो होता है क्या, थर्मोडायनेमिक्स। अब रिएक्शन डायनामिक और थर्मोडायनेमिक ये दोनों चीज़ें ना एक दूसरे से अलग हैं। कैसे अलग हैं, यहाँ पर एक डिफरेंस है जिसे समझाना आपको, मतलब मुझे समझाना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हम केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं ना तो हम यहाँ पर सिर्फ ओनली डायनामिक देखते हैं। डायनामिक मतलब क्या, कि रेट कैसा है रिएक्शन का, रिएक्शन जो है कितनी तेज हो रही है, कितनी स्लो हो रही है, और उस पर अफेक्टिंग फैक्टर्स वगैरह कौन कौन से हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक की तो इसमें हम लोग डायरेक्शन को भी इंक्लूड करते हैं। बात आ रही है ना समझ में। यहाँ पर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते समय रिएक्शन को, डायरेक्शंस को भी इंक्लूड करते हैं कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड कर रही है। लेकिन केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते समय हमें डायरेक्शन वगैरह का बहुत ज़्यादा रोल नहीं देखना होता, डायरेक्शंस को हम लोग यहाँ से स्किप कर सकते हैं।
सॉरी, अगर आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह में देखें तो आपको वहाँ पर दो टाइप्स के प्रोडक्ट कभी कभी फॉर्म होते हुए दिखते हैं। एक होता है हमारे लिए क्या, KCP, और एक होता है हमारे लिए TCP। तो ये काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट होता है और एक होता है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। दो टाइप के प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं ना, तो वो इन्हीं दो ब्रांचेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। देखिए, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट वो होता है जो तेजी से फॉर्म होता है, मतलब जिसका फॉर्मेशन रिएक्शन की काइनेटिक्स पे डिपेंड करता है कि रिएक्शन तेज हो रही है या स्लो। लेकिन थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट वो होता है जो रिएक्शन की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड हो रही है, और ये चीज़ किसके थ्रू गवर्न होती है, टेम्परेचर के थ्रू, प्रेशर वगैरह के थ्रू। बात आ रही है आपको समझ में? तो ओवरऑल ये एक बेसिक सा डिफरेंस होता है, एक दोनों के बीच में दीवार होती है केमिकल काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स दोनों के बीच में, जिसे आप अब अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर क्या होता है, किस बारे में होता है, ये भी आप समझ चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर। हमें समझना क्या है ओवरऑल इस चैप्टर में, रिएक्शंस के रेट वगैरह के बारे में, कोई केमिकल रिएक्शन कैसे हो रही है, कितनी तेज़ी से प्रोसीड करती है, और सारी चीज़ें क्या क्या है उस रिएक्शन के बारे में, यही सब हमें सीखना है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन, हालांकि आपको पिछली क्लासेस में ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, बट एक बार मैं यहाँ पे आपको रफली सारी चीज़ें रिवाइज करा देता हूँ। केमिकल रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग सिंपल जानते हैं कि वो प्रोसेस, वो केमिकल प्रोसेस जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके मुझे एक, दो या तीन से ज़्यादा भी नए सब्सटेंस बना के देते हैं, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। बात आ गई ना समझ में? मतलब अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास ए कोई एक सब्सटेंस है और B कोई दूसरा सब्सटेंस, और ये दोनों आपस में रिएक्ट करके मुझे C और D फॉर्म करके देते हैं। समझ में आ गई बात आपको? तो देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि ये A और B क्या है, तो आप बोलेंगे ये A और B जो है इन्हें मैं रिएक्टेंट्स कहता हूँ, इन्हें मैं रिएक्टेंट्स बोलता हूँ, ये मेरे लिए रिएक्टेंट्स है। रिएक्टेंट्स हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि ये दोनों रिएक्शन के लेफ्ट साइड में मुझे दिख रहे हैं, और लेफ्ट साइड में जो भी सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। इस चीज़ को हम लोग अच्छे से जानते हैं, नहीं जानते हैं तो अब जान गए हैं, ठीक। और जो आपस में रिएक्शन करता है वही क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स। जो राइट साइड में यहाँ आपको दिख रहा है, इन्हें हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट्स, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स, ठीक। तो अब आप केमिकल रिएक्शन को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि वो प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स फॉर्म करके देते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। समझ में आई बात? देखिए, अगर हम बात करें रिएक्टेंट की, तो रिएक्टेंट जो होता है ये टाइम जाने के साथ साथ, रिएक्शन के प्रोसीड होने के साथ साथ में घटता जाता है, जबकि प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो टाइम बढ़ने के साथ साथ प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन बढ़ जाता है और प्रोडक्ट्स इंक्रीज होते जाते हैं, ठीक। तो ओवरऑल हम ये बोलेंगे कि रिएक्टेंट जो होता है ये किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान कंज्यूम होता है, कंज्यूम होने का मतलब ख़त्म होते जाता है, यूज़ होते जाता है, जबकि प्रोडक्ट जो होता है इसका फॉर्मेशन होता है, ये किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान फॉर्म होते जाता है। समझ में आ रही बात आपको? सारी चीज़ें यहाँ से आप समझ गए। अब देखिए, अगर एक वर्ड आपने सुना है केमिकल रिएक्शन, और एक वर्ड होता है आपके सामने केमिकल इक्वेशन। फॉर्मली तो हम दोनों वर्ड्स को एक ही साथ में यूज़ कर लेते हैं, हम बोलते हैं चाहे रिएक्शन बोलिए चाहे इक्वेशन, बात तो वही है, लेकिन देयर इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। और वो बेसिक डिफरेंस है क्या? केमिकल रिएक्शन जो होती है ना, ये सिर्फ प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस होती है। अगर मैं आपको बोलूं कि A और B आपस में रिएक्ट करके C और D बना के देते हैं, तो ये प्रोसेस, इसे हम केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। लेकिन किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, उसे प्रदर्शित करने का जो तरीका है, उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे A और B आपस में रिएक्ट करके C और D बना के देते हैं, इस चीज़ को मैंने यहाँ पर देखिए इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है कि A प्लस B, इस एरो को आप लोग कहते हैं गिव्स आउट, A प्लस B गिव्स आउट C प्लस D। तो ये रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है ना, इसे हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। समझ में आ गई बात आपको? तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है दोनों वर्ड्स के बीच में, जो आप अब इजीली समझ चुके हैं।
अब हम लोग चलिए देखिए रेट के हिसाब से, स्पीड के हिसाब से केमिकल रिएक्शन को कुछ कैटेगरीज में यहाँ से डिवाइड करते हैं और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे कि हम किस तरह से डील करेंगे, किस रिएक्शंस के साथ में कौन कौन सी रिएक्शंस के रेट वगैरह देखेंगे। तो हेडिंग आप लोग इसी के अंदर लिख दीजिए कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। अगर हम लोग टाइम के बेसिस पर देखें, ठीक है, तो रिएक्शंस की हम लोग कुछ कैटेगरीज यहाँ पर बना सकते हैं। देखिए पहली तो होती है हमारी वेरी फास्ट रिएक्शंस, वेरी फास्ट रिएक्शंस, ठीक है। ये वो रिएक्शंस है जो बहुत ही तेज़ी के साथ में कंप्लीट होती हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे आती है हमारी वेरी स्लो रिएक्शंस। ये वो रिएक्शंस है बहुत ही ज़्यादा स्लो होती हैं, बहुत ही धीरे धीरे होती हैं, ठीक है। और थर्ड जो होती हैं वो होती हैं मॉडरेट रिएक्शंस। मॉडरेट रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जो ना तो बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं और ना ही बहुत ज़्यादा स्लो होती हैं, ठीक है। एक एक करके चलिए हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यही हेडिंग नोट कर लीजिए कि वेरी फास्ट रिएक्शंस, वेरी फास्ट रिएक्शंस क्या होती हैं, ठीक है। तो देखिए इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, वेरी फास्ट रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जिनको कंप्लीट होने के लिए बहुत ही कम समय की ज़रूरत होती है, मतलब ये एकदम इंस्टेंटली जो है कंप्लीट हो जाती हैं विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड। एक सेकेंड का भी इनको टाइम नहीं लगता। इनको कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो लगभग 10⁻³ सेकेंड के बराबर होता है। और ऐसे तो समझ में आता नहीं कि 10⁻³ सेकेंड मतलब क्या। इसका एक्चुअल मीनिंग ये है कि अगर एक सेकेंड को आप 1000 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो उसमें से एक हिस्से के बराबर टाइम लगता है किसको कंप्लीट होने में, इन रिएक्शंस को कंप्लीट होने में, मींस वेरी फास्ट रिएक्शंस को कंप्लीट होने में। बात आई समझ में? विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड ये कंप्लीट हो जाती हैं। अगर ऐसी रिएक्शंस की हम लोग बात करें कि किस टाइप की कौन कौन सी रिएक्शंस वेरी फास्ट होती हैं, तो देखिए जनरली ऐसा देखा गया है कि जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं, आयनिक रिएक्शंस इस कैटेगरी में आती हैं, इस कैटेगरी को कंपाइल करती हैं, विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड ये कंप्लीट हो जाती हैं। जैसे अगर आपको मैं इसका एक एग्जांपल देना चाहूँ तो देखिए एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप सबने पढ़ी होगी आपके 10th क्लास वगैरह में। तो अगर मैं किसी नॉर्मल एसिड जैसे मान लीजिए NaOH, ये कोई स्ट्रॉन्ग बेस है, इसकी रिएक्शन में एक स्ट्रॉन्ग एसिड यानी HCl के साथ कराता हूँ, तो यहाँ से देखिए ये एक स्ट्रॉन्ग बेस, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे तो हमें बनेगा एक सॉल्ट जो कि होगा NaCl और हमें वाटर मिल जाएगा यानी H2O। तो इस रिएक्शन में अगर आपसे कंप्लीशन का टाइम पूछा जाए ना तो ये रिएक्शन एकदम पलक झपकते कंप्लीट हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। समझ में आ गई बात? इसी के अलावा अगर एक आध एग्जांपल आप और देखें इन सारी रिएक्शंस के, तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पर AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है और इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं NaCl के साथ में, ठीक है। तो AgNO3 जब सोडियम क्लोराइड यानी NaCl के साथ में रिएक्ट करता है तो ये हमें बना के देता है AgCl। AgCl का हमें यहाँ से वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, वाइट PPT। ये टेस्ट होता है क्लोराइड आयन का। अगर आपको ये चेक करना है कि किसी सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन प्रेजेंट है या फिर नहीं है तो हम उसमें थोड़ा सा AgNO3 सॉल्यूशन ऐड करते हैं और अगर वाइट PPT मिल जाता है तो ये कंफर्म हो जाता है कि उसमें AgCl आयंस मतलब Cl माइनस आयंस जो है वो प्रेजेंट है। वाइट PPT होता किसका है? AgCl का। और यहाँ से आपको मिल जाएगा NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट। बात आ गई समझ में? तो इस तरह से देखिए ये जो दोनों रिएक्शंस है ना ये बहुत तेज होगी। अब ऊपर वाली रिएक्शन में तो सॉल्ट बन रहा है, वाटर बन रहा है, तो इसमें जो है इस चीज़ को देखना बहुत कठिन है कि ये मतलब फास्ट हुई है कि नहीं। मतलब आपको जो है इक्विपमेंट्स वगैरह लगा के कई सारे मतलब कायदे से लैब इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी इसको स्टडी करने के लिए। लेकिन नीचे वाली रिएक्शंस है ना आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। सिंपली आप एक टेस्ट ट्यूब में NaCl सॉल्यूशन ले लीजिए और आपको पता करना है इसमें Cl माइनस आयंस है या फिर नहीं है। जैसे ही आप उसमें AgNO3 डालेंगे ना जस्ट इंस्टेंट, अभी AgNO3 गिरा नहीं कि तुरंत ही आपको वाइट प्रेसिपिटेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। पलक झपकने की भी देर नहीं लगेगी वाइट PPT मिलने में। तो आप उससे एकदम श्योर हो जाएंगे कि भाई ये रिएक्शन बहुत ही
फास्ट है। समझ में आ गई ना बात आपको? तो ये तो बात थी वेरी फास्ट रिएक्शंस के बारे में। अब अगर हम बात करें वेरी स्लो रिएक्शंस की, तो वेरी स्लो रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनको कंप्लीट होने में कुछ दिन का समय लगता है, मतलब इनके कंप्लीशन में हमें कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। बात आ गई ना समझ में? ऐसी रिएक्शंस जो होती हैं इनकी स्टडी करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे पास इतना फालतू टाइम तो है नहीं कि हम कई दिन एक ही रिएक्शन को लेके बैठे रह जाएंगे। ठीक, ऐसी रिएक्शंस के अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें, देखिए तो एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं वेरी स्लो रिएक्शंस के। जैसे आपने लोहे पर जंग लगते हुए देखी होगी, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आयरन का रस्ट होना ना एक एग्जाम्पल है वेरी स्लो रिएक्शन का, रस्टिंग ऑफ आयरन। समझ में आ गई बात? लोहे को हल्की सी नमी मिलती है आयरन को, तो उसके ऊपर जंग लगना स्टार्ट जाती है, ऑक्सीडेटिव रस्टिंग भी हम इसे कहते हैं आयरन की। तो ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, तुरंत तो देखिए जंग लगती नहीं, कई दिन लग जाते हैं ये केमिकल प्रोसेस कंप्लीट होने में। इसके अलावा देखिए अगर हम मैन्योर फॉर्मेशन देखें, तो मैन्योर यानी खाद का बनना, मैन्योर फॉर्मेशन भी एक बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है जिसको कई दिन लग जाते हैं। ठीक, ये तो आप सबने नोटिस किया ही होगा। अब बायोलॉजिकल वेस्ट से जो मैन्योर बनाई जाती है उसके फॉर्मेशन में हमें वो सेवरल वीक्स का टाइम लगता है। जो कंपोस्ट आप यूज़ करते हैं अपने गार्डन में, उसके फॉर्मेशन में भी बायोलॉजिकल वेस्ट से हमें कुछ समय लग जाता है। इसके अलावा एक बहुत कॉमन एग्जांपल जो आप सबने देखा होगा, ब्लैकिंग ऑफ ऑयल पेंट का, ब्लैकिंग ऑफ ऑयल पेंट। आपके घर पे अगर ग्रिल वगैरह पर या किसी भी चीज़ पर ऑयल पेंट हुआ होगा तो आप देखते हैं कुछ समय बाद वो पेंट जो है वो ब्लैक पड़ने लगता है। ठीक है, उसकी ब्लैकिंग जो होती है वो भी एक स्लो प्रोसेस है, वेरी स्लो रिएक्शन है, धीरे धीरे होती है। अब ये ब्लैकिंग देखिए होती क्यों है? ऑयल पेंट के अंदर पाया जाता है लेड एसीटेट। ठीक है, ये CH3COO Pb, ये आपका ट्वाइस, ये लेड एसीटेट पाया जाता है आपका ऑयल पेंट के अंदर। और ये जब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से, एयर में जो प्रेजेंट है ट्रेसेस क्वांटिटी में, इन हाइड्रोजन सल्फाइड ट्रेसेस के साथ में जब रिएक्शन कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है, तो ये आपको PbS यानी लेड सल्फाइड का एक PPT यहाँ से फॉर्म करके देता है। और यहाँ पे हमारे सामने बनता है एसिटिक एसिड यानी कि विनेगर। समझ में आई बात? तो ये जो ब्लैक PPT इसका फॉर्म होता है किसका? PbS का। उसी की वजह से आपको जो ऑयल पेंट होता है वो ब्लैक कलर का दिखाई पड़ने लगता है, ब्लैकिंग उसके ऊपर कोट चढ़ जाती है। समझ में आई बात आपको? तो ये सब कुछ एग्जांपल्स है किसके? वेरी स्लो रिएक्शंस के। क्या होती है वेरी स्लो रिएक्शंस, आप ये भी समझ गए। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, हम उसके ऊपर आ जाते हैं मॉडरेट रिएक्शंस के ऊपर। ठीक है, मॉडरेट रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जिनके कंप्लीशन में हमें ना दिनों तक इंतजार करना है और ना ही ये तुरंत कंप्लीट हो जाती है, बल्कि इनको कंप्लीट होने में कुछ समय लगता है। कुछ समय मतलब 1 मिनट, 2 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, एक ऐसा फिक्स टाइम लगता है, बट ये कंप्लीट हो जाती हैं। बात आई आपको समझ में? अब मॉडरेट रिएक्शंस को मैंने बोला ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि यही वो रिएक्शंस हैं जिनके साथ केमिकल काइनेटिक्स सबसे अच्छे से डील कर पाती है। ठीक, क्यों? क्योंकि देखिए एक रिएक्शन है जो इतनी ज़्यादा फास्ट है कि विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड कंप्लीट हो जा रही है। मुझे उसका अगर रेट वगैरह डिटरमाइन करना है तो मैं इसके साथ डील नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये इतनी तेज़ है कि मुझे स्टडी करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। समझ में आ रही ना बात? या फिर मैं बहुत ज़्यादा खर्चे वगैरह करके बहुत एडवांस इक्विपमेंट्स यूज़ करूँ तब मैं इसकी स्टडी कर पाऊँगा। ठीक, इसके अलावा वेरी स्लो रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो वेरी स्लो रिएक्शंस को अगर हम स्टडी करने बैठेंगे तो हमारा पूरा का पूरा टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। हम इसके अलावा और कोई काम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये इतनी स्लो है कि मुझे कई दिनों तक इंतजार करना पड़ सकता है। अगर आपने रूम में काजल की कोई डिब्बी खुली छोड़ दी है, कोई भी काजल हो सकता है, उसका डिब्बा अगर खुला छोड़ दिया है और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को उसके साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करनी है ना, तो इस रिएक्शन में भी कई दिन लग जाते हैं। तो बताइए इतनी स्लो रिएक्शन के साथ डील करना हमारे लिए पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अब बचती हैं ये मॉडरेट रिएक्शंस। ये रिएक्शंस की उस कैटेगरी में आ रही है जिसके साथ हम सबसे अच्छे से डील कर सकते हैं, क्योंकि इसको कंप्लीट होने में कुछ ही टाइम लगेगा और हम इसकी स्टडी भी बड़े आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ना तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट है और ना ही बहुत ज़्यादा स्लो है। ठीक,
तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं मॉडरेट रिएक्शंस में कि इसको कंप्लीट होने में एक फाइनाइट टाइम लगता है। फाइनाइट टाइम का मतलब एक फिक्स टाइम, एक कुछ डेफिनिट टाइम होगा जिसमें ये कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें कि ऐसी रिएक्शंस कौन कौन सी होती हैं, जो भी मॉडरेट रिएक्शंस हैं, तो देखिए वो रिएक्शंस जिनमें मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट या फिर बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन या बॉन्ड फॉर्मेशन का केस आता है, बॉन्ड डिसोसिएशन या बॉन्ड फॉर्मेशन का, वो रिएक्शंस जनरली जो है मॉडरेट रिएक्शंस की कैटेगरी में आती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल अगर मैं आपको दूं इस टाइप की रिएक्शंस का, तो यहाँ पर जैसे CH3CHO है मेरे पास, ये एसिटल्डिहाइड है। एसिटल्डिहाइड को जब मैं डिकम्पोज करता हूँ, इसका हम थर्मल डिकम्पोजिशन करवाते हैं, तो ये मुझे मीथेन फॉर्म करके देता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यहाँ से रिलीज हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर वो क्या रहा है, यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन का हमारे लिए केस आया है, इसका मैंने थर्मल डिकम्पोजिशन कराया है, बॉन्ड डिकम्पोज होके मुझे 2 नए सब्सटेंस मिल गए हैं। तो ये रिएक्शन मॉडरेट रिएक्शन की कैटेगरी में हमारे सामने इंक्लूडेड है। ठीक है, इसके अलावा भी आप और भी कुछ मॉलिक्यूलर रिएक्शंस की बात कर सकते हैं, जैसे H2 और Cl2 से कंबाइंड होके HCl का फॉर्मेशन, 2 टाइम्स ऑफ HCl का, ये भी आपकी एक स्लो रिएक्शन की कैटेगरी में आती है। H2 और Cl2 के बीच के बॉन्ड, आपस में बीच के जो बॉन्ड है वो टूटते हैं, H2 वाले, Cl2 वाले, और हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में नए बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों है, ऊपर वाली में भी दोनों है, बिकॉज जब तक नए बॉन्ड्स फॉर्म नहीं होंगे तब तक तो प्रोडक्ट्स हमें बन के मिलेंगे ही नहीं ना। तो हम बोलेंगे ऐसी रिएक्शंस जो हैं वो मॉडरेट रिएक्शंस की कैटेगरी में आती है और हम इनके साथ ही बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये ओवरऑल एक छोटा सा डिस्कशन हमने किया किसके बारे में, टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम के बारे में। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें ना, आपसे कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ दिया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि क्यों आयनिक रिएक्शंस बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती हैं, मीन्स क्यों आयनिक रिएक्शंस वेरी फास्ट रिएक्शंस की कैटेगरी में आती है। तो इसका रीज़न होता है अपोजिट आयंस के बीच में लगने वाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपको मालूम है कि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में ये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। तो अब इसी स्ट्रॉन्ग फोर्स के प्रेजेंट होने की वजह से आयनिक रिएक्शंस बहुत फास्ट हो जाती है, क्योंकि उसमें आयंस है। जैसे अगर हम बात कर लें NaCl में, तो इसमें Na+ और Cl- आयंस होंगे। तो इन अपोजिट आयंस के बीच में जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है ना, इसी के होने की वजह से आयनिक रिएक्शंस बहुत ही फास्ट होती हैं और विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड कंप्लीट हो जाती है। बात आ गई आपको समझ में? अब चलिए हम लोग यहाँ से मैं देख लेते हैं अपना टॉपिक जो मेन है, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि हमने रिएक्शन देख लिया, इक्वेशंस देख लिया, अब हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि कोई सी रिएक्शन का रेट वगैरह कैसे डिफाइन किया जाता है। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन समझने से पहले हम लोग एक चीज़ समझेंगे, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन हम लोग अपने सॉल्यूशन चैप्टर में कवर कर चुके हैं, लेकिन एक बार और हम लोग उसे यहाँ पर देख लेते हैं कि आखिर कंसंट्रेशन क्या होता है। ठीक, कंसंट्रेशन को देखिए इन द केमिकल काइनेटिक चैप्टर आप इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी भी इंक्लूड कर सकते हैं। मोलैरिटी के टर्म्स में हम यहाँ कंसंट्रेशन की बात करेंगे। और ये होता क्या है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू, आप सबको मालूम है क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। बात आ गई ना समझ में? मतलब किसी सॉल्यूट के सॉल्यूशन के यूनिट वॉल्यूम में डिसॉल्व सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं, उसी को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के फॉर्म में। और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर, या फिर आप इसे सिंपली मोलैरिटी कहकर भी यहाँ पर बता सकते हैं। और मैं लगा देता हूँ यहाँ, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बात आ रही ना आपको समझ में? कुल मिला जुला के कंसंट्रेशन मतलब क्या, अगर हम सिंपली समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्वेंट के अंदर
इसी चीज़ की मेजरमेंट को ही हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन। किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन तब ज़्यादा होगा जब उसके अंदर सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होगा, और अगर सॉल्यूट का अमाउंट कम है तो उसका कंसंट्रेशन भी कम होगा। मतलब ओवरऑल सॉल्यूट का जो अमाउंट है ना, वही क्या है, कंसंट्रेशन। बस ये अमाउंट मुझे कहाँ पर मेजर करना है, सॉल्वेंट के एक फिक्स मास के, मास हो गया या वॉल्यूम हो गया, मतलब एक फिक्स क्वांटिटी के अंदर। बात आ रही ना आपको समझ में। अब मैंने यहाँ पर आपको कंसंट्रेशन टर्म से क्यों फेमिलियर कराया, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो हम लोग इसी टर्म का यूज़ करने वाले हैं। तो फटाफट आप लोग भी हेडिंग डाल लीजिए कॉपी में, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, ये क्या होता है, हम लोग आज इस बारे में डिस्कस करते हैं। अगर मुझे समझना है रेट ऑफ रिएक्शन को, तो देखिए होता क्या है, सिंपली ये एकदम सिंपल है। अच्छा, आपने सुना होगा अपनी प्रीवियस क्लासेस में वेलोसिटी, एक वर्ड बड़ा प्यारा सुना होगा ना, 11th क्लास जब मैकेनिक्स आपने पढ़ी होगी। वेलोसिटी क्या होती है, हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख के डिफाइन करते थे, ds/dt, यहाँ s क्या होता था हमारे लिए, डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह से एक्सीलरेशन की अगर हम लोग बात करते थे तो ये क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आ रही है ना बात। मतलब आप ये देख रहे हैं कि जब जब हम रेट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर टाइम जरूर इंक्लूड हुआ है। मतलब हम रेट हमेशा किसके रिस्पेक्ट में चेक करते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में चेक करते हैं। अब अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट का रेट चेक करना था तो डिस्प्लेसमेंट चेंज होने का रेट क्या होता है, वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी के चेंज होने का रेट क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। इसी तरह से किसी केमिकल रिएक्शन में कंसंट्रेशन के चेंज होने का जो रेट होता है ना, इसी को विद द रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। इसी को हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। मतलब रिएक्शन के कंसंट्रेशन में, रिएक्शन मतलब जो रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स हैं उनके कंसंट्रेशन में टाइम के रिस्पेक्ट में आने वाला जो चेंज होता है, इसी को हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कहकर डिफाइन करते हैं। बात आ गई समझ में। मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है, जिसको रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने यहाँ आपको लिख के दिखा दिया है। डेफिनेशन में मैंने बोल दी है, जिसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अब अगर हम लोग कैलकुलेटिव अप्रोच की बात करें तो देखिए केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर की यही एक बात ना सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है कि ये हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए ना, जो मतलब हमारे अदर अप्रोचेस, एक्सपेरिमेंटल अप्रोचेस, इसके अलावा और भी कई सारे मेथड्स सॉरी, उनके अलावा ये मुझे मैथमेटिकल अप्रोच भी प्रोवाइड करती है। मैथमेटिक्स को हम यहाँ पे यूज़ करते हुए आसानी से रेट वगैरह प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जो सबसे अच्छी बात है। तो देखिए अगर हम यहाँ थोड़ी सी मैथ्स लगाएं और मैथ्स लगा के रेट ऑफ रिएक्शन जानना चाहें, तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन है जो, वो बराबर है किसके, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम के, चेंज इन टाइम के। बात आ रही ना आपको समझ में। अब चेंज इन कंसंट्रेशन मतलब क्या, देखिए अब रेट ऑफ रिएक्शन को देखिए अगर हमें डिनोट करना है तो हम इसे स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। आप लोग याद रखिएगा, स्मॉल आर लिखा है तो मतलब क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को अगर हम लोग C से डिनोट करें तो देखिए चेंज को हम किससे लिखकर डिनोट करते हैं, डेल्टा से। जब भी चेंज ऐसा हो, सिग्निफिकेंट चेंज हो, जो हमें दिखाई दे काफ़ी अच्छा खासा, तो उसको हम लोग डेल्टा से लिख के दिखाते हैं। तो डेल्टा C, डेल्टा C मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम क्या होता है, डेल्टा T से। तो R इज इक्वल्स टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा T जो है, यही हमारे लिए क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर। बात आई समझ में। अब अगर जैसे मैं मान लूँ कि मेरे पास कोई एक जनरल रिएक्शन है, ये A से मुझे मिल रहा है क्या, B, मतलब A मेरे सामने रिएक्टेंट है और A मुझे डिकम्पोज होके क्या दे रहा है, B दे रहा है। और मान लीजिए कि यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या था, C1 था, और फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो गया, C2। या फिर चलिए हम लोग इसे ऐसे C इनिशियल और C फाइनल लिख लेते हैं। ठीक, ये C इनिशियल कब था, T1 टाइम पर, और C
फाइनल कब है, T2 टाइम पर। तो अगर मुझसे पूछे कि इस रिएक्शन का आप रेट बताइए कि कितना है, तो मैं बोलूँगा कि रेट इज इक्वल्स टू होगा चेंज इन कंसंट्रेशन। चेंज हमेशा क्या होता है, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस में इनिशियल कंसंट्रेशन। ये इस बात को ध्यान रखिएगा, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, अपॉन में चेंज इन टाइम की हम बात करें तो फाइनल यानी T2 माइनस में इनिशियल यानी T1। तो C फाइनल माइनस C इनिशियल अपॉन में T2 माइनस T1, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। बात आ गई ना आपको समझ में, यही होता है किसी रिएक्शन के लिए रेट, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ से आपको ये तो समझ में आ गया कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। अब एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, देखिए यहाँ से बढ़िया सी एकदम मज़ेदार चीज़ है, इसको जितना मज़ा आया आपको समझने में उतना ही उसको समझने में मज़ा आएगा। एक से बढ़ के एक चमत्कार है इस चैप्टर में, जब पूरा चमत्कारिक चैप्टर है एकदम। दिखाता हूँ एक एक चीज़ में आपको। देखिए खासियत ये है ना यहाँ पर कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है मेरा, रेट ऑफ रिएक्शन, इसको जो है मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। यानी जो रेट ऑफ मेरा रिएक्शन है इसे मैं रिएक्टेंट के लिए भी लिख सकता हूँ और प्रोडक्ट के लिए भी लिख सकता हूँ। बात आ रही ना आपको समझ में। जैसे अगर मैं बात करूँ किसी जनरल रिएक्शन की, मान लीजिए कोई जनरल रिएक्शन है मेरे पास कि A प्लस B मुझे क्या फॉर्म करके देता है, C और D। समझ में आई बात। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं रेट लिख रहा हूँ किसके लिए, A के लिए, तो रेट हम ऐसे डिनोट कर देते हैं, R मतलब रेट और किसका रेट, A का रेट। तो RA इज इक्वल्स टू, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से, चेंज इन कंसंट्रेशन होता है हमारा रेट। तो चेंज इन कंसंट्रेशन का मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A। कंसंट्रेशन को हम लोग ऐसे ब्रैकेट्स लगा के इंक्लूड करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। बात आई आपको समझ में। अपॉन में सॉरी चेंज इन टाइम, तो चेंज इन टाइम क्या हो गया, डेल्टा T। समझ में आई बात। अब यहाँ पे देखिए कमाल क्या है, कमाल ये है कि A मेरे लिए क्या है, रिएक्टेंट है। और अगर मैं रिएक्टेंट की बात करूँ देखिए, तो रिएक्टेंट के लिए होता क्या है, मान लीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन ये मेरा C इनिशियल है और C फाइनल क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन। अगर मैं रिएक्टेंट की बात कर रहा हूँ तो रिएक्टेंट रिएक्शन के दौरान यूज़ हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, तो इसका कंसंट्रेशन तो धीरे धीरे कम होता जाएगा ना, ये तो ख़त्म होते जाएगा। मतलब इसका जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो इसके इनिशियल कंसंट्रेशन से कम होगा क्योंकि ये कंज्यूम होते जा रहा है। मतलब रेट ऑफ रिएक्टेंट के केस में C इनिशियल C फाइनल से कैसा है, ज़्यादा है। तो अगर C इनिशियल C फाइनल से ज़्यादा है तो डेल्टा C क्या होता है, डेल्टा C मतलब होता है C फाइनल माइनस में C इनिशियल। C फाइनल कम है और C इनिशियल ज़्यादा। मान लीजिए C फाइनल 2 है और C इनिशियल कितना था 5, तो 2 में से अगर मैं 5 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये क्वांटिटी हमेशा कैसी आने वाली है, नेगेटिव आने वाली है। हमेशा कैसी आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जब भी एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, हम रेट किसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे, जब भी रिएक्टेंट्स के लिए लिख रहे होंगे तो आगे ऐसे माइनस साइन दिखाकर उसे डिनोट करेंगे। तो आर ए इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन में चेंज इन टाइम। बात आ गई ना आपको समझ में। इसी तरह से देखिए सिमिलरली अगर मैं रेट लिख रहा हूँ किसके लिए, बी का, तो रेट ऑफ बी क्या हो जाएगा, बी भी रिएक्टेंट है तो माइनस सबसे पहले लगा दिया चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन में चेंज इन टाइम। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप बस इतना याद रखिएगा, जब भी रिएक्टेंट के लिए हम रेट लिख रहे होंगे तो उसे नेगेटिव साइन से शो करेंगे। समझ में आ गई बात। अब आपके मन में ना एक सवाल और खटकना चाहिए। कुछ लोगों के मन में खटक गया होगा, कुछ लोगों के मन में नहीं खटका होगा। नहीं खटका तो प्लीज़ दरवाज़ा खटखटाइए, उस सवाल को अंदर आने दीजिए। और वो सवाल ये है कि सर रेट क्या कभी नेगेटिव हो सकता है, रेट क्या कभी नेगेटिव हो सकता है। तो मैं आंसर दूंगा नहीं, रेट तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर मान लीजिए अपने घर से स्कूल गए 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, तो आप ये थोड़ी ना बोलेंगे कि अरे भाई जो मेरा रेट था वो -5 मीटर पर सेकेंड था। ऐसा आपने कभी बोलते हुए सुना है? क्योंकि देखिए अगर हम जनरली रेट की बात करें तो रेट कभी भी नेगेटिव
नहीं होता है, लेकिन हमने तो यहाँ पर इसे नेगेटिव लिखकर दिखाया है, मतलब आर ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा ए अपॉन में डेल्टा टी, तो यहाँ तो रेट नेगेटिव हो गया ना, तो नहीं, ये यहाँ पर माइनस साइन का मतलब आप कभी भी ये नहीं समझेंगे कि रेट नेगेटिव है, ठीक, रेट कभी भी किसी भी रिएक्शन का हो या कोई भी रेट हो नेगेटिव नहीं होता है। माइनस साइन जो बस है हमें यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करके बता रहा है कि जो रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रहा है। माइनस साइन का मतलब सिर्फ इतना है कि रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। बात आई समझ में? ये इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं कहता कि यहाँ पर रेट आपका नेगेटिव है। तो एक चीज़ यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिएगा कि आर आपका कैसा है, पॉजिटिव है। और इस कॉपी, ये जो मतलब सॉरी कॉपी कह रहा हूँ, ये जो पॉइंट है ना कि रेट नेगेटिव नहीं होता, माइनस साइन सिर्फ हमें क्या दिखा रहा है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है। इस चीज़ को आप एकदम कॉपी के हेड पे अपने नोट कर लीजिए, कभी भी ये बात आपको भूलनी नहीं है, याद रखना है। बात आ रही ना आपको समझ में? चलिए आगे अब हम लोग देख लेते हैं प्रोडक्ट्स के फेवर में जब भी रेट लिखेंगे। तो अगर हम लोग बात करें प्रोडक्ट्स की, देखिए तो प्रोडक्ट्स क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं ना। प्रोडक्ट्स तो हमेशा इस रिएक्शन में क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं, या किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट्स का हमेशा फॉर्मेशन होता है। मतलब अगर C इनिशियल प्रोडक्ट्स का इनिशियल कंसंट्रेशन हो और C फाइनल प्रोडक्ट्स का फाइनल कंसंट्रेशन हो, तो प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं और रिएक्टेंट्स कंज्यूम हो रहे हैं। रिएक्टेंट जितना कंज्यूम होते जाएगा, प्रोडक्ट उतना ज़्यादा अमाउंट में फॉर्म होता जाएगा, उसका फॉर्मेशन उतना ही तेज हो जाएगा। मींस प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। यानी प्रोडक्ट्स के लिए अगर हम बोलें तो इनका फाइनल कंसंट्रेशन इनके इनिशियल कंसंट्रेशन से हमेशा ज़्यादा होगा। और अगर ऐसा है तो डेल्टा C इज इक्वल्स टू C फाइनल माइनस C इनिशियल, ये क्वांटिटी इनके लिए हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव आएगी। क्यों पॉजिटिव आएगी? क्योंकि भाई देखिए C फाइनल ज़्यादा है और C इनिशियल कम। यहाँ मैं 2 - 5 कर रहा था, अब मैं 5 - 2 कर रहा हूँ। फाइनल ज़्यादा इनिशियल कम, तो ये क्वांटिटी हमेशा कैसी, पॉजिटिव। तो ये भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। बात आई ना समझ में? इसका मतलब कि अगर मैं रेट लिखना चाहूँ C का, तो रेट ऑफ C इज इक्वल्स टू क्या होगा, प्लस में, पॉजिटिव है ना क्योंकि प्लस में, तो मैं यहाँ लिख कर दिखा रहा हूँ। आपको हमेशा प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ माइनस के केस में हमें माइनस लिख के दिखाना होगा, यानी रिएक्टेंट्स के केस में। तो RC क्या है, प्लस में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन में चेंज इन टाइम। बात आ रही ना आपको समझ में? आर डी की अगर हम बात करें तो आर डी इज इक्वल्स टू क्या होगा, प्लस में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी जो कि कैसा था, पॉजिटिव, अपॉन में चेंज इन टाइम। बात आ गई ना आपको एकदम क्लियरली समझ में? तो ये रेट हो गया किसके फेवर में, रिएक्टेंट्स के फेवर में। ये रेट मैंने किसके फेवर में लिखा है, प्रोडक्ट्स के फेवर में। ठीक, ओवरऑल अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो, क्योंकि ये तो हमने सेपरेट सेपरेट सबके लिए रेट्स वगैरह लिखे हैं ना, ये A का रेट, B का रेट, C का रेट, D का रेट। अगर ओवरऑल आपसे पूछे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, तो आप बोलेंगे ना, देखिए ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक, तो हम नेगेटिव ले कि पॉजिटिव ले, तो रेट तो कभी नेगेटिव होता नहीं, इसीलिए हम क्या लगाएंगे, मॉड। हम क्या लगा देंगे, मॉड। और मॉड के अंदर क्या बोलेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम। बात आ गई ना आपको एकदम समझ में? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम, मॉड के अंदर। क्योंकि मॉड एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर आप कुछ भी डाल दीजिए, हमेशा निकाल के क्या देगा, पॉजिटिव। नेगेटिव डालिए चाहे कोई भी वैल्यू, नेगेटिव डालेंगे तो भी पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव डालेंगे तो भी पॉजिटिव देगा निकाल के। तो इसीलिए हमने इसको क्या कर दिया, मॉड के अंदर। अब ये जाके हमारे लिए बना है एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, देखिए डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी की जो वैल्यू है ना, वो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू के हमेशा बराबर ही होगी। क्योंकि ये जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, ये हमेशा डीकम्पोजिशन रेट इक्वल ही होते हैं। समझ में आ गई बात? सॉरी, डीकम्पोजिशन रेट नहीं इक्वल होते हैं। अगर इनके इंडिविजुअल रेट्स की बात की जाए ना, तो ये सारे के सारे रेट ऑफ रिएक्शंस के इक्वल होते हैं।
अब ये बात मैं आपको अभी थोड़ा सा आगे बताऊंगा, इसमें आप अभी बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। ओवरऑल अभी हमें ये समझना था कि मैं रेट को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के फेवर में अलग अलग लिख सकता हूँ। अब मैं आपको ज़रा कुछ कंफ्यूजिंग टर्म समझाता हूँ, क्योंकि आपको ना कई तरीके से वो कंफ्यूज कर सकता है क्वेश्चन वाला। जैसे देखिए, अगर हम बात करें RA की, कि यहाँ हम लोग RA को क्या बोलेंगे या RB को क्या बोलेंगे, तो ये पहले इसे मैं रफ कर देता हूँ। RA हो चाहे RB हो, इन्हें हम बोलते क्या है, तो इन्हें हम देखिए क्या बोलते हैं, रेट ऑफ ये जो RA इक्वल टू माइनस डी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन में चेंज इन टाइम लिखा है, इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं, रेट ऑफ डीकम्पोजिशन, क्योंकि रिएक्टेंट का हमेशा क्या होता है, डीकम्पोजिशन होता है, ठीक है। या फिर डिसअपीयरेंस रेट ऑफ डीकम्पोजिशन, या फिर डिसअपीयरेंस, या फिर डिसोसिएशन ऑफ A या फिर B, जो भी हो। अगर A के लिए बोलेंगे, जैसे अब ये मेरे लिए जो क्वांटिटी लिखी हुई है RA इज इक्वल्स टू माइनस में DA अपॉन में DT, तो इसे हम लोग कैसे पढ़ेंगे, रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ A, या फिर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, या फिर रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ A। और जब भी डीकम्पोजिशन, डिसअपीयरेंस या फिर डिसोसिएशन की बात होगी, तो रेट हमेशा आपका कैसे साइन के साथ में आएगा, नेगेटिव साइन के साथ में। रेट तो पॉजिटिव है, बस नेगेटिव साइन के साथ में इंक्लूड होगा। समझ में आ गई ना बात आपको। अब इसी तरह से देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे केस में बात करें कि RA RB को तो हमने समझ लिया, RC और RD को हम लोग क्या बोलते हैं, तो देखिए चाहे RC हो चाहे RD हो, RC या RD कुछ भी हो, जैसे ये क्या था, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन में चेंज इन टाइम। RC या RD दोनों में से आप कुछ भी ले लीजिए, इसे हम लोग बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ प्रोडक्शन या फिर फॉर्मेशन या फिर अपीयरेंस। रेट ऑफ प्रोडक्शन या फॉर्मेशन या अपीयरेंस ऑफ, चाहे C हो चाहे D हो, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक। जैसे अगर मुझे अब इतने को केवल पढ़ना हो, RD इज इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ D बाई टाइम, तो मैं इसे बोलूँगा ये क्या लिखा हुआ है मेरे सामने, ये मेरे सामने लिखा हुआ है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ D, या फिर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D, या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ D। बात आ गई ना आपको समझ में, जो कि किसके साथ एग्जिस्ट करता है, पॉजिटिव साइन के साथ। और ये ओवरऑल क्या लिखा हुआ है मेरे सामने, रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आ गई ना सारी बातें आपको, यहाँ पे कोई डाउट आपको इसमें नहीं होना चाहिए। रेट वाले इस पार्ट में बिल्कुल एकदम ये आसान सा टॉपिक है, इसमें आपको कुछ भी झंझट वगैरह करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने क्या क्या अभी तक सीख लिया, केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है, केमिकल काइनेटिक्स कितनी टाइप्स के रिएक्शंस के साथ में डील करती है, किन के साथ करती है, किन के साथ नहीं करती है। रेट ऑफ रिएक्शन जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर को समझने के लिए, सबसे बेसिक चीज़ यही है, वो हमने समझ लिया। और साथ ही साथ में इंडिविजुअल रेट हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के लिए किस तरह लिखते हैं, उन्हें किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, क्या कहते हैं उन्हें, हर एक चीज़ हमने यहाँ पर सेपरेटली समझ ली है। तो आज की क्लास को हम अपनी यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइप्स का होता है, ठीक है। टाइप्स में आपको समझाऊंगा रेट के क्या क्या होते हैं, कुछ हम लोग प्रॉब्लम्स एक दो बेसिक उसके ऊपर सॉल्व कर लेंगे, और फिर हम लोग अपना डिस्कशन उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक बस आप लोग से रिक्वेस्ट इतनी होगी कि जितना भी मैंने आपको आज की क्लास में पढ़ाया है उसके आप लोग एकदम प्रॉपर नोट कवर अपने कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, और सारी चीज़ें एकदम रिवाइज करते रहिएगा बेसिक से स्टार्ट करके, क्योंकि अगर रिवाइज नहीं करेंगे, भूलते जाएंगे, तो आगे चैप्टर को आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। टिल देन स्टे सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। मिलते हैं अपनी अगली क्लासेस में, बाय।